नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबर देश से इसमें आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है कि एक बार फिर से बहरूपिया वायरस डरा रहा है। देश में जब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरी लहर समाप्ति की ओर है, तो एक बार फिर से कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं। नए केसों ने सभी को चौंका के रख दिया है। बता दें, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,000 नए केसेस सामने हैं, जो पिछले 29 दिनों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। वहीं महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस देखे गए और इस बीच कई राज्य ऐसे रहे जहां लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, तो कई राज्यों में यहां पर छूट भी दी गई है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि लोगों को लापरवाहियों की वजह से महामारी फिर से पैर पसार रही है। अब ये महामारी किस तरह से असर करेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच तीसरी लहर की भी एक आहट सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल है कि 24 घंटे में आए आंकड़े कहीं तीसरी लहर का खतरा तो नहीं। हमारा काम आपको डराना नहीं, आपको जागरूक करना है। ऐसे में कैसे सावधानी बरती जाए, ऐसे कई सवालों का जवाब जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अभी थमी नहीं है कि अब तीसरी लहर की आहट तेज होती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के आए नए केस ने इसके संकेत दे दिए हैं। गुरुवार को आए आंकड़ों के मुताबिक एक बार फिर से कोरोना के केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 5 अगस्त के आंकड़ों ने चौंकाया। 24 घंटे में 45,000 नए मरीज मिले। ये आंकड़े पिछले 29 दिन में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़ा 7 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा है। 24 घंटे में 40,897 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 465 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 16 दिन बाद नए केस 9,000 के पार पहुंच गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में 20 जुलाई को 9,389 मरीज मिले थे। सबसे ज्यादा 22,040 मामले केरल से आए हैं। सबसे ज्यादा 120 मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई हैं। इस बीच देश के कई राज्यों में छूट भी दे दी गई है, जिसके तहत लापरवाहियां भी देखी जा रही हैं। कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों को भी खोल दिया गया है, जिससे बच्चों को लेकर एक डर की स्थिति बनी हुई है। हालांकि देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले दिनों से लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन कई राज्यों में मिली छूट के बाद कोरोना के नए केस बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इन नए आंकड़ों ने खतरे की घंटी बजा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी पहले ही चेता चुका है कि दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कहीं ये कोरोना के बढ़ते आंकड़े तीसरी लहर की आहट तो नहीं? दूसरी लहर खत्म होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच फिर से आंकड़ा बढ़ने लगा। चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक शुक्ला और डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल हम लेंगे डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी आपसे कि अभी सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब थर्ड वेव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, इस बीच आंकड़े बढ़ रहे हैं। डेल्टा प्लस आया, इसके बाद थर्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया, लेकिन ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, क्या थर्ड वेव की आहट है? देखिए, ये कहना चाहूँगा कि अभी जो स्थिति है उसमें सेकेंड वेव जस्ट खत्म होती हुई नजर आ रही है काफी सारे प्रदेशों में। और वेव क्या है इसके बारे में बताना चाहूंगा कि 2 पीक या 2 लोएस्ट पॉइंट को अगर हम कहते हैं तो उसको वेव कहा जाता है, कि जहां से वेव उठनी शुरू हुई, जहां पॉजिटिविटी रेट बढ़ा और जब फिर वो नेगेटिविटी रेट आकर के नीचे की तरफ आ गया तो वो एक वेव होती है। तो क्योंकि अधिकतर उत्तर प्रदेश में या बहुत सारी स्टेट्स में देखा जाए तो अब केसेस बिल्कुल मिनिमम है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां 0 केसेस आ रहे हैं।
बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे जो बिल्कुल कोविड फ्री हो चुकी हैं जी। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पे कोविड के केसेस पिछले 6-7 दिनों में बढ़ोतरी दिखी है, जिसमें कि केरल है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ जो पीक दिखी है उसके कुछ कारण भी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा कि वो कांवड़ यात्री और कुछ और ओकेजन्स और इस तरीके की चीजों में सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन हुआ है। तो हमें ये चीज बराबर ध्यान रखनी है कि कोविड खत्म नहीं हुआ है। कोविड को किसी तरीके से हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग करके, लॉकडाउन करके, वैक्सीनेशंस करके, होम आइसोलेशन करके, ट्रीटमेंट करके, रीएश्योरेंस करके, काउंसलिंग करके, समझ करके, बच्चों को 1.5 वर्ष से स्कूल ना भेज करके किसी तरीके से कंट्रोल किया है। सिचुएशन को अगर जरा सा लाइटली लेंगे या लापरवाही अपनी तरफ से करेंगे तो इसको पुनः स्प्रेड होने में कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये 7 समुंदर पार वुहान के एक छोटे से कस्बे से पूरे विश्व में जा सकता है, तो हमारे ही देश में एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक आने में इसको कितनी देर लगेगी। इस वायरस को ट्रेवल करने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती है, ये ह्यूमन ट्रांसमिशन से ट्रांसमिट होता है। तो हमको बहुत ही सचेत रहना है और बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई, और यदि तीसरी वेव आई तो इसको सेटल करने में इतना ह्यूज संसाधन जाने वाला है जिसकी कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लोकेंद्र, आपसे जानेंगे, जिस तरह से थर्ड वेव को लेकर अलर्ट किया जा रहा था, लेकिन इस बीच जो सेकेंड वेव खत्म होती नजर आ रही थी, आंकड़े कम हुए और अब अचानक से ये आंकड़े फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम उन सावधानियों के बारे में जानना चाहेंगे जो अब बरतनी चाहिए और जो चिकित्सकों की सलाह रहती है वो क्या सलाह रहेगी लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को डराना नहीं चाहते, क्योंकि आंकड़े तो बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। कोमल जी, बिल्कुल आपने कहा कि जागरूकता की जरूरत बहुत ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम जैसे कि अभिषेक सर बता भी रहे थे कि सेकेंड वेव अभी खत्म होने की ओर है, देन वापस से केसेस बढ़ना चालू हो चुके हैं। जैसा आपने कहा कि थर्ड वेव का वापस से सिग्नल चालू है, लखनऊ में वापस से 17 से 18 केस मिले, कानपुर में केसेस मिले, 2-3 दिन पहले 35 केस मिले थे। तो ये टाइम है कि हम जितनी जागरूकता पब्लिक के बीच में अवेयरनेस फैला पाए। ऑलरेडी लास्ट 2 सालों से वही सेम चीज हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हैंड हाइजीन है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें आप। साथ साथ में इम्पोर्टेंट ये है कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए है जो पेशेंट और जो ट्रेवल हिस्ट्री है, जो केरला से आ रहे हैं लोग, जो महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, जो उत्तराखंड से आ रहे हैं, जो हिमाचल से आ रहे हैं, ठीक है जरूरी। और अगर आपको दिखता है कि सामने वाली फैमिली, क्योंकि अभी एसजीपीजीआई में जो कि मैंने शायद सुना था कि एक नर्स है जो केरल से आई थी, शी वाज फाउंड टू बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव थी। देन अभी इसी तरीके से अभी स्क्रीनिंग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लोग खुद भी जाने कि कोई आसपास वाली फैमिली अगर कहीं बाहर से आती है, कोई सोसाइटी में आता है, तो सोसाइटी के लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि एटलीस्ट फॉर 7 डेज आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, और उस टाइम पे अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उनकी एंट्री एंड एग्जिट तो आप करें, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है आप अपने आप को बचा पाएंगे। सोशल डिस्टेंस जो लास्ट 2 सालों से हम कंटिन्यूसली सेम चीजें कह रहे हैं, उसके साथ साथ अभी जो ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग हैं, चाहे वो केरल से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, ऑल्दो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, तो अभी हम बेसिकली वो कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, आपसे जानेंगे, क्योंकि आंकड़े अब बढ़ रहे हैं और थर्ड वेव को भी लेकर कहा गया कि सितंबर और अक्टूबर का महीना पीक पर रहने वाला है थर्ड वेव को लेकर। ऐसे में अगर हम ये बढ़ते आंकड़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आहट सी दिखाई दे रही है। खास तौर पर बच्चों के लिए कहा गया था कि बच्चों के लिए हानिकारक होगी, उनके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए किस तरीके के इंतजाम किए जा सकते हैं? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जैसे पहली वेव जो आई उसमें हम लोगों ने देखा कि सीनियर सिटीजन्स को उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। दूसरी वेव जो आई उसमें हम लोगों ने देखा कि रिलेटिवली जो मिडिल एज के लोग थे उनको उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया।
तो इसी तरीके से कुछ डेमोग्राफिक डेटा जो आया है वो ये कहता है कि जो तीसरी वेव आएगी वो बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि साथ ही में कुछ डेमोग्राफिक डाटा ऐसा भी कहता है कि तीसरी वेव बच्चों को नुकसान बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा पाएगी। और वर्ल्ड वाइड भी अगर हम डाटा को देखें तो ऐसे बहुत ज्यादा हमारे पास इंस्टेंसेस नहीं है जहां पे ये कोरोना की वेव बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक रही हो। यही मेरी समझ में बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि बच्चों के स्कूल खोले जाएं कि ना खोले जाएं, क्योंकि हम सब लोग अपने आप को कुछ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को वैक्सीनेशन लग गए हैं और वैक्सीनेशन लगने के बाद कई लोगों को 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं और सबकी इम्यूनिटी का स्तर बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। ये हम लोगों ने अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखा कि जिन लोगों को दोनों कोरोना की वैक्सीन के शॉट्स लग गए हैं जी, जहां वैक्सीनेशन हो गया और फिर भी उनको संक्रमण हुआ है, ऐसे में आपसे ये भी सवाल करना चाहेंगे क्योंकि कई दर्शक ऐसे भी हैं जो ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन हो गया है और अगर कोविड के तब भी सिम्टम्स देख रहे हैं तो किस तरह से बचाव हो सकता है और वैक्सीनेशन के बाद कितना खतरा बना रहता है। जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। तो इसमें मैं सूक्ष्म में ये कहना चाहूंगा कि लगभग 90% से ज्यादा ऐसे लोग जिनको वैक्सीन लगी है कोरोना की, अभी हमारे देश में कोरोना की 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। तो 90% ऐसे लोग जिनको इनमें से कोई भी एक वैक्सीन लगी है उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं और 10% से कम ऐसे लोग हैं जिन लोगों को टीकाकरण के बावजूद भी एंटीबॉडीज अभी नहीं बन पाई हैं। पर यह देखा गया है कि जिन लोगों को टीका लगा है और एंटीबॉडीज बन गई हैं उन लोगों में कोविड इन्फेक्शन की जो इन्फेक्शन का जो स्तर है, इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस का जो स्तर है, जो मोर्टेलिटी है, वो चीजें काफी कम हैं और उन लोगों में कोविड एक माइल्ड तरीके से आया और माइल्ड तरीके से आकर के चला गया। जो आपका दूसरा सवाल था कि जिन लोगों में अभी एंटीबॉडीज नहीं बनी है और वैक्सीनेशन हो गया है उनको क्या करना चाहिए, तो ये अभी चर्चा का विषय है। इस पे अभी कुछ कहना जल्दी होगी। इस पे चर्चा चल रही है कि क्या जिसको एक प्रकार की वैक्सीन लगी दोनों डोजेज और उसको एंटीबॉडीज नहीं बनी, क्या उसको दूसरी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए? क्या दूसरी वैक्सीन लगाने से उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन सकती हैं कि नहीं? क्या 2 वैक्सीन का मिश्रण कि एक डोज लगी और सेकंड बूस्टर डोज दूसरी वैक्सीन लगी, क्या ऐसा लगाना चाहिए? क्या तीसरी बूस्टर डोज लेने की जरूरत पड़ेगी? जो वैक्सीन हम लोगों को लग रही हैं ये हमको कितने महीने तक प्रोटेक्शन देंगी? इस पे भी कई सारे डाटा अभी चल रहे हैं, स्टडीज चल रही हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि 6 महीने के बाद एंटीबॉडीज का स्तर कम हो रहा है, कुछ केसेस में 8 या 10 महीने के बाद कम हो रहा है। कुछ ऐसी भी स्टडीज आई हैं जो ये कहती हैं कि अब लोगों को फ्लू शॉट की तरीके से कोविड शॉट को भी हर साल लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अभी चर्चा का विषय हैं और इन पे रिसर्च और पर्चे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा इनका उचित उत्तर देने में। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जिस तरह से हम वैक्सीन को लेकर भी बात कर रहे हैं, कोविड के बढ़ते आंकड़ों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, हालांकि इस पर बातचीत आगे भी करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए जनता टीवी के साथ। तो लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं, आपको सतर्क करना है, आपको सावधान करना है कि कैसे बढ़ते हुए आंकड़ों को कम किया जा सकता है और कैसे आप अपनी ही सावधानी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जुड़े हैं। सीधा रुख करेंगे डॉक्टर लोकेंद्र का। डॉक्टर, आपसे जानेंगे, जिस तरह से हमने वैक्सीनेशन को लेकर बात की डॉक्टर अभिषेक से, फिलहाल हम बच्चों को लेकर बात कर लेते हैं क्योंकि आंकड़ा बढ़ रहा है और ऐसे में थर्ड वेव का खतरा भी है। सितंबर अक्टूबर कहा गया कि पीक का रहने वाला है, लेकिन बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी कई तरीके के तथ्य सामने आए। अगर हम उनके स्वास्थ्य को लेकर बात करना चाहें तो किस तरीके के तथ्य हमें मिल सकते हैं? ज्यादा एक वरी है, पॉइंट है कि इस टाइम पे हम बच्चों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोना से, और अगर उनको कोरोना होता है तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बट ओवरऑल, जैसे कि डॉक्टर अभिषेक ने भी बताया था कि ओवरऑल जितने भी वर्ल्ड में बच्चों के कितने केसेस आए हैं, उसमें बहुत ही माइल्ड डिसीज मिली है ना, मॉडरेट टू सीवियर डिसीज नहीं मिली है, जो कि मिडिल एज ग्रुप और एल्डरली एज ग्रुप में फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में मिला था।
जो कुछ केसेस में बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है, जिसमें आपकी बॉडी, बच्चों की बॉडी में फीवर होना, सांस की दिक्कत होना, फेफड़ों में पानी भर जाना और बाकी ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, बट वो उनके नंबर्स काफी ज्यादा कम है। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है एज फार एज जितना बच्चों की बात है। लेस देन 12 इयर्स ऑफ एज के बहुत कम केसेस हैं और उसमें बहुत ही लेस देन 5% केसेस भी नहीं, लेस देन 1% केस में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो कि काफी एक सीवियर फॉर्म होता है कोविड का, वो देखने को मिला है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीनेशन इज अगेन, मतलब अभी शायद फाइजर कंपनी को 12 से 18 साल की एज ग्रुप के लिए वो मिला है, अप्रूवल मिला है यूएस में, बट इंडिया में अभी तक किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला है। बट एज पर ICMR एंड DCAGI हो सकता है सितंबर फर्स्ट वीक से 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन अलाउ कर दी जाए। तो इसमें घबराने वाली या पैनिक वाली स्टेज में जाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन वही बच्चों को भी सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, जो बच्चों को ओपन फील्ड में मतलब हम खेलने के लिए भेजते हैं, अभी कुछ टाइम के लिए अभी रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, अभी और एटलीस्ट 1 से 2 महीना। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, अक्सर देखा जाता है कभी किसी पेशेंट में कोविड के सिम्टम्स देखे जाते हैं तो घर पर इलाज करने की कोशिश की जाती है। फर्स्ट वेव में देखा हमने, सेकंड वेव में देखा कि घर पर इलाज किया गया, लेकिन अगर अब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्या राय होगी, किस तरीके से, किस हद तक और कौन से सिम्टम्स के लिए घर का इलाज सही रहेगा और हॉस्पिटल जाने की नौबत आए तो क्या कुछ करना चाहिए? कोमल जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें सबसे पहली चीज जो कोविड में 1.5 वर्षों में हम लोगों ने सीखी वो है कि पैनिक ना करें, शांत रहें। ये कोई बहुत वैसी बीमारी नहीं है, ये सही हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको मरीजों को ये सहूलियत देनी है और ये रीएश्योरेंस देनी है, चाहे फोन पे, चाहे व्यक्तिगत रूप से, परिवार वालों के माध्यम से, कि इसको अब उतना हवा ना बनाए। और हम लोग इतने दिनों में सीख गए हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, कैसे एक कमरे में आइसोलेशन रूम बना देना है, कैसे उनको अलग बर्तनों में खाना दे देना है, कैसे कुछ दिनों के लिए परिवार उनसे सीधे संपर्क में ना रहे, कैसे उनको बाहर नहीं जाना है, और अपना नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का सैचुरेशन, ये सब चेक करते रहना है। अगर इनमें से कोई भी चीज बिगड़ती है तो अपने निकटतम डॉक्टर से या कोरोना की जो विभिन्न सरकार द्वारा हेल्पलाइन चलाई जा रही हैं उन पे उसकी सूचना देनी है। सूचना देने पे यदि किसी को तकलीफ होती है तो एम्बुलेंस उसके घर आ जाती है और उसको कोविड अस्पताल में तत्काल भर्ती करा दिया जाता है। पर हर आदमी को भर्ती होने की जरूरत नहीं है। यंगर एज ग्रुप के लोग, मिडिल एज ग्रुप के लोगों में जिनमें माइल्ड कोविड के लक्षण होते हैं, जिनमें खाली खांसी, बुखार, जुकाम, गले में थोड़ा सा दर्द, निगलने में तकलीफ होती है, उन लोगों में 3-4 दिन में ये सारे लक्षण फेज आउट हो जाते हैं। सिर्फ पैरासीटामोल की एक गोली खाने से, गुनगुने पानी से गार्गल करने से और रेस्ट करने से। कुछ लोगों में जिनमें कोविड की बीमारी ज्यादा दिक्कत पैदा करती है, ये वैसे लोग होते हैं जो मिडिल एज के होते हैं, 45 साल से 60 साल के बीच में, जिन लोगों में 2 या 3 कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डायबिटीज जो कि कंट्रोल नहीं है, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, बहुत ज्यादा मोटापा, जो लोग लेस एक्टिव हैं, जिन लोगों का चलना फिरना कम है, थोड़ा सा चलने में जिन लोगों में सांस फूलती है, तो ऐसे लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इन लोगों को पहले ही दिन, जिस दिन लक्षण आए, अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, जरूरत की जांचें करानी चाहिए, जरूरत की दवा खानी चाहिए और जरूरत पड़ने पे अविलंब उनको भर्ती होना चाहिए। क्योंकि कोविड में पिछले 1 वर्ष में हमने सीखा है कि जिसको समय से इलाज मिला, समय से ऑक्सीजन मिली और समय से दवाएं मिली, उसमें लंग का जो फाइब्रोसिस होता है वो नहीं हुआ, जिससे आउटकम बहुत बेटर हुआ। वरना जिन लोगों ने अस्पताल आने में देरी की, उन लोगों में लंग में परमानेंट डिसेबिलिटी या फाइब्रोसिस न्यूबॉर्न बेबीज, उनको लेकर पेरेंट्स में ज्यादा चिंता होती है कि हॉस्पिटल में यदि जाते हैं तो उनको ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि कोविड के सिम्टम्स कहीं से भी आ सकते हैं। ऐसे में उनके लिए कैसी सावधानियां बरत सकते हैं? देखिए, न्यूबॉर्न बेबीज में अभी तक हमने बहुत सीवियर कोविड नहीं देखा है।
सावधानी केवल ये है कि कम से कम हॉस्पिटल विजिट किया जाए और ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ पे पेशेंट्स हो और जहाँ पे कोई भी भीड़ वाला इलाका, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे रेलवे स्टेशन, वहाँ पे अवॉइड करें। बट लेकिन जहां तक अभी तक न्यू बॉर्न बेबीज और इन्फेंट्स की बात है, उनमें सीवियर कोविड अभी तक कम देखा गया है और सीवियर माइल्ड होता है, जस्ट लाइक एनी अदर वायरल इलनेस। कोविड के सिम्टम्स रहते हैं और बच्चा केवल पैरासिटामोल के सिरप से इम्प्रूव करता है। बट लेकिन हाँ, कुछ केसेस में जब ये सिवियरिटी बढ़ती है, जो कि मैंने बताया लेस देन 1% केसेस हैं, उन केसेस में आपको डेफिनेटली आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और उसमें हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत होती है। चलिए, बहुत तो भीड़ शुक्रिया वाले इलाकों से बच के। डॉक्टर अभिषेक, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। घर में रहें जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो, जब ज़रूरी काम हो तो सावधानियों के साथ बाहर जाएं ताकि कोविड से आप खुद को सुरक्षित रख पाएं। इसी के साथ हमारी खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।